ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कुछ बात तो हम लोग किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक बार फिर से उसको शुरू से बात कर लेते हैं कि क्या बातें हुई थी हम लोगों की रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के क्या बात हुई थी। तो आरटीओएस का चुनाव करने के पहले तो ये जानना जरूरी है कि ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है। फिर हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काफी कुछ एक जैसा है। टाइम का कंस्ट्रेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में उतना प्रोमिनेंटली अप्लाई नहीं होता। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी अगर आप जैसे कोई कंप्यूटर यूज करने वाले हैं या कोई लैपटॉप आप यूज करने वाले हैं, तो आप हो गए यूजर, और मशीन है आपकी, यानी जो लैपटॉप आप लेके आए कंप्यूटर हार्डवेयर। अब आप उस मशीन से कोई काम कराना चाहें कुछ भी, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसमें एक प्रोग्राम ना डाल दें जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम नहीं होता, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने विंडोज 8 इंस्टॉल किया हुआ है या विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ, तो विंडोज 8 एक मदर प्रोग्राम हो गया जिसके बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब वो पेरेंट प्रोग्राम कह लें उसको, और उसके अंदर बहुत सारे सब प्रोग्राम्स हैं जो मिल करके उस कंप्लीट सिस्टम को बनाए हुए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाए हुए। तो कुछ इस तरह के एग्जांपल जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो है यूनिक्स, मैक, एमएस डॉस, विंडोज, विंडोज एनटी। अब यहाँ पे ये जो विंडोज एनटी है ना, ये कर्नेल है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पार्ट कर्नेल हो जाता है और दूसरा सेल्फ प्रोग्रामिंग का होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई पार्ट में भी डिवाइड हो जाएगा। OS2, मैक ओएस, VMS, MVS, VM, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इस्तेमाल होते हैं। मेन पर्पस क्या है अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम या व्हाई इट इज यूज्ड, तो इट हैज थ्री फंक्शंस टू परफॉर्म। पहला, एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रोग्राम्स इजियर। यानी यूजर ने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसका कोई काम है, उस प्रोग्राम को उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो ये वो करा ले और उसकी प्रॉब्लम को इजी कर सके, आसान बना सके। एक तो एग्जीक्यूट कराए सही, दूसरा उसकी प्रॉब्लम को आसान बनाए। सेकेंड इज द मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। यानी कितना इजिली कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी आपके लैपटॉप पीसी को यूज कर सके, ये फीचर उसमें होने चाहिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत होनी चाहिए। तो इसमें ही आप देखेंगे तो लिनक्स जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाता है, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है वो इन कंपैरिजन टू विंडोज। यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशियंट मैनर। और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, रैम रोम, उसकी जो बाकी पोर्ट्स हैं, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनका कितना इफिशिएंटली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम करा पाता है, ये उसका एक गोल होना चाहिए। तो ये तीन उसके प्राइमरी गोल्स हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट, अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं कंप्यूटर सिस्टम के? तो अगर देखा जाए तो उसके चार मेजर कंपोनेंट हैं कुल मिला के। हार्डवेयर, उस हार्डवेयर में क्या है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, ये सब क्या हो गया, वो उसका हार्डवेयर पार्ट हो गया। सेकेंड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम which controls and coordinates the use of the hardware among the various application programs for the various users। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका काम क्या है? एक तो हार्डवेयर को कंट्रोल करना, दूसरे उस हार्डवेयर को डिफरेंट यूजर्स के बीच में कैसे वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ही लैपटॉप पे कई यूजर हो सकते हैं। तो
उन यूजर्स को मेमोरी एलोकेशन करना, उनको रिसोर्स एलोकेट करना, क्योंकि हर एक कोई चाहेगा कि उसको इतनी इतनी मेमोरी मिल जाए, लेकिन अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। जिसने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है वो उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे कर रहा है अपनी मेमोरी का, कितना पार्ट उसने जो है पर्टिकुलर यूजर को दे रखा है, कितना पार्ट उसने प्रोग्रामिंग के ही, और कितना पार्ट मेमोरी का उसने ओएस को दे रखा है जिसमें वो नहीं चाहता कि कोई भी इंटरवीन करे। तो कुछ सर्टेन एरिया रैम का है जिसमें वो कोई किसी की भी दखलंदाजी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो फिर ओएस में ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। थर्ड इज द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओएस के अलावा भी हमको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम की जरूरत होती है जो सर्टेन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकें यूजर की हेल्प के लिए। तो डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर, कंपाइलर्स, डेटाबेस, वीडियो गेम, बिजनेस प्रोग्राम्स। तो ये वो प्रोग्राम हो गए। अब चौथा जो है वो हम भी उस कंप्यूटर सिस्टम के एक पार्ट है, यूजर। यूजर के बगैर ये पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो पीपल हो गया, अगर मशीन ही ऑपरेट कर रही है तो मशीन हो गया, या कोई अदर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को चला रहा है या उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, देन द कंप्यूटर इटसेल्फ इज अ यूजर। तो ये सारे हो गए यूजर पार्ट। तो उनको अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में कुछ इस तरह का दिख रहा है, यूजर वन, यूजर टू, यूजर एन एन नंबर ऑफ यूजर्स है इसके। फिर उन यूजर्स का अपना एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, किसी को ग्राफिक, किसी को गेम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको कितना रैम एलोकेट करेंगे, क्योंकि उनके गेम के लिए कितनी रैम चाहिए, वो प्रॉपर है या नहीं है सिस्टम में। अगर है तो उनको अगर इतनी दे दी जाएगी 1 GB 2 GB, तो बाकी के काम कैसे होंगे। ये सारी चीजें जो है वो सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को हो गई। देन द बेस प्रोग्राम विच इज यूज टू कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर विद द पर्सन जो उसको यूज कर रहा है उनके लिए चाहिए। तो ये बेस प्रोग्राम को, यानी कि जो टोटल कंट्रोल प्रोग्राम का है, या जो वो प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा ऑल द टाइम, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फाइनली द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये चार पार्ट हो गए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट के। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस में जाया जाए तो कुछ एक डेफिनेशंस है इसकी, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट हैं, उनको कैसे डिफाइन किया गया है। रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर इज the part of the operating system which manage and allocate resources। डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम, उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा सब प्रोग्राम करता है, रिसोर्स एलोकेटर। कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो कंट्रोल करेगा द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशन ऑफ आईओ डिवाइसेस। तो अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के सब पार्ट में हैं, यानी अब इसके अंदर के जो है लेयर के, मतलब एक जैसे प्याज होता है ना, तो उसका ऊपर का लेयर हटा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, अब उसके अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो हमको जो जो चीजें नजर आ रही है वो कुछ इस तरह से कि रिसोर्स एलोकेटर एक सब प्रोग्राम है, कंट्रोल प्रोग्राम एक दूसरी चीज है, कर्नेल एक तीसरी चीज है, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स, ऑल एल्स बीइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम को छोड़ के बाकी जो भी है ये हमेशा चलता रहता है कर्नेल प्रोग्राम। अगर ये रुक जाता है तो ही फिर आपका वो प्रो सिस्टम, लैपटॉप, पीसी हैंग होता है। अब ओएस के अगर दो मेजर कंपोनेंट कहे जाए तो एक हो गया कर्नेल और दूसरा हो गया सेट। कर्नेल क्या है, वो पार्ट है जो एक्टिव पार्ट है उसका, जिसको हमेशा काम करते रहना पड़ता है। इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग एट ऑल टाइम्स। इट इज अ प्रोग्राम विच कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं माउस को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे वायर्ड माउस है, ये इससे कनेक्टेड है, इट मीन्स कि जब तक ये सिस्टम ऑन है और माउस को ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तब तक माउस का जो डिवाइस ड्राइवर है उसको रन कराने की जिम्मेदारी इस कर्नेल की है, और उसको उसको चलाते रहना पड़ेगा।
सिस्टम फाइल्स को हमेशा चलाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हो गया कर्नल। दूसरा पार्ट है सेल। सेल इज कॉल्ड एज द कमांड इंटरप्रेटर। जो हम लोग कमांड देते हैं, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू कोई कमांड जनरेट होता है, देन द रोल ऑफ सेल इज स्टार्टेड। अब सेल को वहां पे वर्क करना होता है। यानी सेल वो पार्ट है ओएस का जो ऑलवेज रन नहीं करता, ये रन तब करता है जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को जरूरत होती है इसकी। इट इज कमांड डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरह से देखा जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स। एक व्यू पॉइंट्स तो वो है जो यूजर देख पा रहा है अपनी ओर से, कि भाई मैंने विंडोज 8 को इंस्टॉल किया है तो मेरा कौन कौन सी जरूरत है और वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी। दूसरा है कि जो ओएस जिस हार्डवेयर में एम्बेड किया गया, डाला गया है, वो हार्डवेयर इसको कैसे देख रहा है। यानी वो हार्डवेयर सिस्टम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे देख रहा है, वो क्या चाह रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो दो अलग अलग नजरिए हो गए। यूजर का व्यू ओएस के लिए अलग है, सिस्टम का व्यू ओएस के लिए अलग है। तो यूजर का व्यू, फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट व्यू, द ओएस इज डिजाइन्ड फॉर वन यूजर to monopolize its resources, to maximize the work that the user is performing and ease of use। कोई भी यूजर हो जो उस वक्त आप बैठे हैं किसी पीसी के सामने या लैपटॉप के सामने, तो आप यही चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर लैपटॉप के मैक्सिमम रिसोर्सेज पे आपका उस वक्त कंट्रोल हो, आप उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं, आप उसको मोनोपोलाइज करना चाहते हैं कि यार मेरी मोनोपोली हो कि मैं चाहूं जितना चाहूं उतना रैम यूज करूं, रोम यूज करूं, ये सारा चीज यूज करूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो डिजाइन किया हुआ है अपने को इस तरह से कि वो सर्टेन हिस्से को पहले से ही रिसोर्स एलोकेट करके रखा हुआ है रिसोर्स एलोकेटर ने। हाँ, उसमें से आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप कोई कोरल ड्राइंग या कुछ इस तरह का करने जा रहे हैं पर्टिकुलर, जिसमें रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तो वो अब उस पार्ट में सर्च करेगा कि भाई क्या इस यूजर को मेरे पास इतनी रैम एलोकेट करने की जगह है या नहीं, क्या मेरे पास इतनी रैम है जो मैं इसको दे सकूं या नहीं। तो हर एक यूजर तो यही चाहता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके, उसका काम बहुत आसानी से हो सके, वो रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। ये तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है ओएस के लिए। सिस्टम का व्यू क्या है? जो हार्डवेयर है, जो लैपटॉप आपने लिया है, उसके प्रोसेसर, उसकी मेमोरी, उसकी आईओ डिवाइसेस, उनका क्या व्यू है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो फ्रॉम द कंप्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल प्रोग्राम that manage the execution of user program to prevent errors and improper use of the computer। It is concerned with the operation and control of IO devices। अब सिस्टम ये चाहता है, हार्डवेयर ये चाहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ख्याल हमेशा रखे कि यूजर कुछ ऐसा ना करे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ इस तरह का ना करे जिसकी वजह से हार्डवेयर पार्ट जो है कंप्यूटर का उसको नुकसान हो, उसमें एरर हो, इम्प्रॉपर वर्किंग हो जाए। अब यहाँ पे ही वो बात आती है जब हम लोग देखते हैं ना, जब वायरसेस की कि वायरस की के थ्रू जो है वो करप्ट हो गया कंप्लीट सिस्टम। अब कंप्लीट सिस्टम करप्ट हो गया तो मेमोरी या जो भी उसका ओएस है, अब आप उसको हटाते हैं, कंप्लीटली उसको हटाने का काम। अब ये जब आप हटा रहे होते हैं तो भी कौन कर रहा है? एटलीस्ट ओएस को ही ये काम परफॉर्म करना होता है कि वो उन जगहों से वायरस को पूरी तरह से एलिमिनेट करे। यानी जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो ये काम भी ओएस का है कि जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दूर किया जाए। तो क्या ये फीचर भी उस ओएस में है या नहीं है? तो मैक्सिमम कंप्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हार्डवेयर यही चाहता है कि जो भी ओएस डाला जा रहा है उस ओएस में इतना फीचर तो हो ही कि वो इन गलतियों को दूर कर सके, उसके पास ऐसा मैकेनिज्म तो हो ही। तो ये सारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रति।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, तो जो पहला फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करना। प्रोसेस क्या है? अब प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराना। अब प्रोसेस यानी वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? तो अ प्रोसेस नीड सर्टेन रिसोर्सेज। किस किस तरह के रिसोर्सेज? सीपीयू, सीपीयू का कितना परसेंटेज वो यूज करेगा, कितना टाइम लेगा अपने उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो सीपीयू का परसेंटेज यानी परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूज्ड इन दिस प्रोसेस प्लस द टाइम टेकन बाय द सीपीयू टू कंप्लीट दैट प्रोसेस, दोनों ही कंसीडर करना होगा। इसके बाद आती है कितनी मेमोरी की उसको रिक्वायरमेंट है, इसके बाद उसके अलावा कौन सी फाइल्स की उसको रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को, क्या उसको आईओ डिवाइसेस की भी जरूरत है। इन सबको मिला करके वो अकॉम्प्लिश करेगा किसी टास्क को। The operating system is responsible for the following activities in connection with the process management. इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे और काम करता है। किसी प्रोसेस के अंदर कोई प्रोसेस का क्रिएशन करना या उसको डिलीट करने का काम, प्रोसेस को सस्पेंड करना फॉर मोमेंट, सम मोमेंट, और ये जितनी मोमेंट के लिए सस्पेंड करेगा ये यूजर डिफाइन करेगा कि कितनी देर के लिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है या कब रिज्यूम करना है उसको, लेकिन काम तो ओएस को ही करना है। ये प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन। अगर मान लीजिए कि आप सीपीयू परसेंटेज सीपीयू के आधार पर 25% किसी एक प्रोसेस को दे रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर गिविंग 30% फॉर द अदर प्रोसेस एंड 25% फॉर द अदर प्रोसेस, इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया, बट स्टिल यू नीड अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल दिस थ्री प्रोसेस। तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है, प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम भी इनको करना है। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने होते हैं। इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना अपने में एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए इतने जल्दी जल्दी डिजाइन भी नहीं होते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है, और जो डिजाइन इसको करते हैं डेफिनेटली उनकी डिमांड ज्यादा होती है। इसीलिए कहा कि जो कर्नेल प्रोग्रामिंग जिनको आती है उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेन मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एक बहुत बड़ा एरिया है, और हर एक उस एरिया का हर एक आप कह लें कि जो लोकेशन है वो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है विथ इट्स ओन एड्रेस। इट इज a repository of quickly accessible data shared by the CPU and IO devices. अब ये मेन मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है कि वो उस डेटा को कितनी जल्दी शेयर करता है सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के साथ, यानी कितना टाइम जो है वो कम लगता है टू एसेसिट, एसेसिबिलिटी में कितना कम से कम समय लगता है। ये उस मेन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट हो गया, ये उसके मैनेजमेंट में आ गई बात। मेन मेमोरी इज अ वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, इट लूजेस इट्स कंटेंट इन द केस ऑफ सिस्टम फेल्योर। तो मेन मेमोरी वोलेटाइल है, डेफिनेटली सिस्टम फेलियर के कंडीशन में कंटेंट लॉस होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद द मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें और क्या क्या रोल प्ले करता है? कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। आपने 3 टास्क दे दिए, तीनों टास्क वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर शेड्यूलिंग भी हो गई, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन भी हो गया, मेमोरी का जो सेक्शन है वो एक ही है। अब आपको याद रखना होगा 8085 का मेमोरी स्ट्रक्चर याद करिए, 86 का स्ट्रक्चर याद करिए। तो 86 में सेगमेंटेड फॉर्म था, 85 में सेगमेंटेड फॉर्म नहीं था। लेकिन अगर कई यूजर्स हैं तो हालांकि 8586 तो अभी हम लोग लैपटॉप और पीसी में यूज नहीं कर रहे, अब तो जो हम लोग प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो काफी एडवांस प्रोसेसर है, और उसमें मेमोरी सेगमेंटेशन हो भी सभी में है करीब करीब। तो वहां तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड कर देता है।
पर डिवाइड करने के साथ साथ अगर सेम मेमोरी सेगमेंट में दो यूजर वर्क कर रहे हैं, उसने एलोकेट तो किया हुआ है अलग अलग, पर उनमें आपस में भी कम्युनिकेट कराना है, तो अब ये जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि वो उनके प्रेजेंट जो मेमोरी लोकेशन को वो एसेस कर रहे हैं, उनके एड्रेसेस को वो ट्रैक करता रहे कि कौन से मेमोरी लोकेशन को कौन सा यूजर इस वक्त यूज कर रहा है। तो ये खास करके ये प्रॉब्लम तब आती है जब कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे यूजर काम कर रहे होते हैं। लैपटॉप पे तो करते हैं, हालांकि लैपटॉप पे भी करते हैं, कई यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं किसी लैपटॉप या पीसी को, पर मेन फ्रेम में ये ज्यादा यूज होते हैं। डिसाइड विच प्रोसेस टू लोड व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम्स अवेलेबल, किस प्रोसेस को लोड करना है जब उसके लायक मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हैं, तो जब उसकी EXE फाइल को आप रन कराते हैं तो उसमें मैसेज आता है कि चेकिंग द अवेलेबल स्टोरेज अवेलेबिलिटी। और नॉर्मली कहाँ पे होता है, लोग जो आप जो सी ड्राइव आपने बनाई हुई है प्रोग्राम फाइल्स में, डिफॉल्ट आपने डिफॉल्ट ड्राइव ही उसी को सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें फिर भी एक ऑप्शन आता है कि ब्राउज कर सकते हैं आप कि किस फोल्डर किसमें आप अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेमोरी कितनी है। अगर जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं एप्लीकेशन, उसकी जो मेमोरी चाहिए वो उतनी अवेलेबल है ही नहीं वहां पे, तो प्रोग्राम इंस्टॉल ही नहीं होगा। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस एज नीडेड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि कितने मेमोरी को एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है मेमोरी को, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर एंड समटाइम्स बाय इटसेल्फ, वो अपने से डिसाइड कर लेता है। तो आप देखे होंगे कि सी ड्राइव को अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, जिसमें आपने प्रोग्राम फाइल्स को भी रखा हुआ है, यानी कि जिसमें आपने ओएस को भी रखा हुआ है, यानी कहने का मतलब जिसमें कर्नेल भी है, और कर्नेल को कभी भी ओएस आप उस पार्ट में जाने नहीं देगा, आपको कर्नेल के पार्ट, वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड पार्ट होता है, आप उसमें नहीं जा सकते एज ए यूजर। ये तभी पॉसिबल है कि जब आपको ये ऑथराइज कर दिया जाए, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप उस ओएस को आइदर इंस्टॉल या इंस्टॉल करते हैं या उसको आप हटाते हैं। आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके उसमें बदलाव थोड़ी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने विंडोज 8 बना लिया, विंडोज 8 में ही विंडोज 8 का जो अपना प्रोग्रामिंग है, आप उसमें जाके कोई बदलाव कर सके, ये आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके कर्नेल को बहुत सेफ गार्ड करके रखा गया है, वो उसमें जाने ही नहीं देंगे आपको, वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तब तो वो विंडोज ही करप्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है वो ओएस का है, एलोकेट करना और डी एलोकेट करना किसी मेमोरी स्पेस को। देन कम्स द फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। जिसने डिफाइन किया है वही बताता है कि पहले तो इंफॉर्मेशन कैसी है। आप जैसे कोई भी फाइल को बनाते हैं तो नॉर्मली तो कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है कि फाइल किस तरह की है, डॉक है, पीडीएफ है, जेपीजी है, पीएनजी है, कौन से तरह की है। अदरवाइज आप उसको डिफाइन करते हैं। कॉमनली फाइल्स रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स एंड डेटा। नॉर्मली आई तो आप डेटा दे रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम फाइल दे रहे होते हैं, और दोनों ही जो है वो सोर्स या ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो सकती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज कनेक्टिंग विद द फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट में भी इसके अलावा क्या काम है? फाइल का क्रिएशन और डिलीशन, डायरेक्टरी को क्रिएट करना, डिलीट करना, सपोर्ट ऑफ primitives फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मैपिंग फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज, फाइल बैकअप ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया। तो ये तो हम लोग नॉर्मली करते ही है कि किसी फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ये हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन ये करता कौन है अंदर? एक्चुअल में लैपटॉप या पीसी में ये करता कौन है? हम तो ऑप्शन दे देते हैं कि डिलीट इट, डिलीट इट, तो डिलीट का तो हमने सिर्फ वो क्लिक कर दिया, पर डिलीट कर कौन रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, कोई नया फोल्डर बनाना, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना, उसको मैनिपुलेट करना,
सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में उसको स्टोर कराना, ये सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो जैसे ही आप कोई ऑप्शन देते हैं कि शेयर या कॉपी करके, अब आप ले जाए, कॉपी करके अगर आप ले जाते हैं, कोई पेरिफेरल डिवाइस आपने कनेक्ट नहीं की है, तो फिर आप आइदर आज उसी कंप्यूटर के डी ड्राइव ई ड्राइव जहां भी आपने सेगमेंटेशन किया है वहां पे करते हैं, तो आप देखेंगे सी ड्राइव का फाइल डी ड्राइव में भी आप कॉपी कर लेते हैं। अब ये सब कुछ है तो वही सिस्टम, लेकिन मेमोरी डिवाइड की हुई है पहले से, तो वो सेगमेंटेड है, तो वो इजिली कर लेता है। अब सी ड्राइव की फाइल सी ड्राइव में करने जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप ऑप्शन आ जाता है कि भाई ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। आईओ सिस्टम का मैनेजमेंट है। अब आईओ सिस्टम के मैनेजमेंट में तीन तरह की बातें हैं, तीन तरह के काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को करने होते हैं आईओ को मैनेज करने के लिए। अब बफर कैचिंग सिस्टम बनाना, और जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस प्रोवाइड कराना, और अगर कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस आपने यूज की हुई है तो क्या उसका ड्राइवर पहले से है इस ओएस में, नहीं है तो उस तरह की एक इंफॉर्मेशन करना, उस तरह का एक मैसेज जो है वो विंडो आपके स्क्रीन पे भेजना कि भाई इसका ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। And if it is available, then again show a window कि now the device driver is installing, यानी device driver अभी install हो रहा है, it is in the process to installation. After installation वो कहता है कि now it is installed, safely installed, अब आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं है तो वो एक मैसेज पॉपअप होगा कि इसका डिवाइस ड्राइवर ही नहीं है, इधर अब आप उसको इंस्टॉल करें फिर जाके काम होगा। तो ये सारा जो चीज है आईओ सिस्टम मैनेजमेंट का इस तरह का, अगेन इसको ओएस को करना है। तो ओएस के पास बहुत सारे काम है, इसलिए ही किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में ओएस के अलावा आरटीओएस की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारा काम तो बेस वर्क में या पीछे बैकग्राउंड में चल ही रहा है ओएस के थ्रू, कुछ स्पेसिफिक काम आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से कराने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का रोल क्या होगा, क्या उसमें सेल की प्रोग्रामिंग अलग तरह से होगी, ये इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, अगर आपने कोई बाहर से हार्ड डिस्क कनेक्ट करी हुई है, चूंकि प्राइमरी स्टोरेज वोलाटाइल है और बहुत छोटा है, तो अब आप चाहते हैं कि अब आपका डेटा प्रोग्राम सब कुछ परमानेंटली कहीं स्टोर रहे, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज को बैकअप की तरह यूज करते हैं, और जो है उसमें नॉर्मली अपने सारे ही इस तरह के प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूज डिस्क एज द प्रिंसिपल ऑनलाइन स्टोरेज मीडियम फॉर बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो इसके लिए अभी आपने देखा ही कि नॉर्मली अभी तो 1 TB या 2 TB तक के जो है वो हार्ड डिस्क आने लगे हैं लैपटॉप में। तो ये आपको सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद डिस्क मैनेजमेंट। उसमें फ्री स्पेस मैनेजमेंट करना, स्टोरेज को एलोकेट करना, डिस्क की शेड्यूलिंग करना, ये सारा कुछ जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का पार्ट है। देन कम्स द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसमें नेटवर्किंग का रोल आ जाता है। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ collection collection of processors that do not share memory or a clock. Each processor has its own local memory. अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा आप सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें कई प्रोसेसर है और हर एक प्रोसेसर की अपनी लोकल मेमोरी। द प्रोसेसर इन द सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, और ये आपस में जुड़े हुए हैं एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। कम्युनिकेशन जो उनके बीच में हो रहा है वो एक प्रोटोकॉल को यूज करके हो रहा है। अब वो प्रोटोकॉल्स हम लोग पढ़े हुए हैं, SPI, I2C, UART। अब कौन से प्रोटोकॉल को यूज किया जा रहा है वो उसमें बताया जाएगा। A distributed system provides user access to various system resources। अब इसमें क्या होता है, यूजर को डिफरेंट प्रोसेसर के डिफरेंट मेमोरी एरिया में जाने की फैसिलिटी होती है। तो वो एक ही समय पे डिफरेंट प्रोसेसर के डिफरेंट मेमोरी एरिया को यूज करता है, लेकिन उसको सिंक्रोनाइज तो वो तभी करा पाएगा जब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो एक सिंगल प्रोटोकॉल को यूज करके जो सभी को एप्लीकेबल हो। तो एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्स अलाउज कंप्यूटेशनल स्पीड अप, स्पीड बढ़ जाती है, डेटा अवेलेबिलिटी इससे बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी इससे इंक्रीज हो जाती है।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका एक जो ये मोबाइल है ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसमें भी दो दो प्रोसेसर्स यूज होते हैं। अब उसमें देखिए तो उसमें एक डीएसपी प्रोसेसर यूज हो रहा है और एक जो है वो बेसिक प्रोसेसर तो यूज हो ही रहा है। अब उसमें भी जो है दोनों प्रोसेसर साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, ऑल्दो कि उनके डिफरेंट मेमोरी एरिया है, और वो आपको पता भी नहीं लगता कि दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है और उसको किस तरह से ऑपरेट कराया जा रहा है, क्योंकि यूजर को तो अपना काम चाहिए, कंप्यूटेशन भी हो, फास्ट हो, जो कुछ भी चाहिए वो बहुत आराम से स्मूथ हो जाए, इंटरफेस बहुत अच्छा हो, कम हेडेक रहे, जितना कम से कम रहे उतना ही बढ़िया है यूजर के लिए। तो इतना काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ओएस की नेक्स्ट लेक्चर में, कि किस तरह से ओएस इवॉल्व हुए, बने, कौन कौन से ओएस बने और कौन कौन से अभी तक यूज हो रहे हैं, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आरटीओएस का। तो इतना कुछ था आज बात करने को, यहीं पे हम लोग फिर एंड करेंगे।